बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। डेली सिटी 42 की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और आज की हमारी लीड स्टोरी है जी, शहर के 4 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल के ओहदे खाली पड़े हैं। हायर एजुकेशन पैनल्स ने ही फाइनल नहीं किया। पीएचए ने शहर को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए मांग लिए। शहर में डीसीओ ने कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। और जाली अद्वियात बनाने वालों को ऐसी सजा देंगे कि नस्लें याद रखेंगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर दुर्रा नायाब। अस्सलाम वालेकुम दुर्रा नायाब, क्या हाल चाल है? दुर्रा नायाब, शहर के 4 सरकारी कॉलेजेस और उनमें प्रिंसिपल्स के ओहदे जो हैं वो खाली पड़े हैं और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होगा तो काम कैसे होगा। और आप हमेशा ये भी बात करती हैं कि तरजीहात क्या है हुकूमत पंजाब की, और हम ठीक है बहुत तनकीद करते हैं, बहुत बातों की तरफ हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फैसलों से हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह होती जाती हैं। अब मैं ये पढ़ रहा था कि तमाम जो कॉलेजेस हैं चारों के चारों, जिसमें आपके समनाबाद के हैं, गुलबर्ग के हैं, दाता नगर के सारे इलाके हैं, और ख़ासतौर पर रायविंड जो एक बिल्कुल ही पसमानदा अभी है, गो के वहाँ पे वज़ीर आज़म आपके अपना भी एक रिहायशी सेटअप है सारा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें रायविंड के पूरे शहर में तो एक नज़रअंदाज एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे मसाइल जो हैं, खा वो सीवरेज के हैं, वो पानी के हैं, मौजूद हैं, लेकिन तालीमी हिसाब से भी अब वहाँ पे जो बदनज़मी है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। और ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है, कॉलेजेस के अंदर जो है सिर्फ एक बंदे की सीट पर बैठने से बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात हल होता है। ये एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम होता है और कॉलेज का प्रिंसिपल जो होता है वो पूरे कॉलेजेस के तमाम तर मसाइल होते हैं, उसमें टीचर्स की हाज़िरियाँ होती हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अफेयर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स जिस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पर उनके तालीमी ग्राफ कॉलेज का क्या चल रहा है, किस तरह से क्लासेस में कहाँ पे तलबा को कौन से सब्जेक्ट में मुश्किलात आ रही होती हैं, ये अपर लेवल के डिसीजन जो है वो प्रिंसिपल लेता है। क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद भी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो मैं एक प्रिंसिपल का किरदार किसी कॉलेज में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि फिर अगर हम इस पर तनकीद करें और इसको एक इशू बनाएं तो हमें ये कहा जाता है कि जी आप इसको सियासत की नज़र कर रहे हैं, हुकूमत की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। और वो कहाँ है तवज्जो? हमें कोई मिसालें अब देखें ना, हायर एजुकेशन पैनल नहीं फाइनल कर सका और इतनी हद तक आपके पास कमी हो गई है सीनियर असातिज़ा की कि आप खुद दरखास्तें मांग रहे हैं कि जी है कोई अल्लाह का बंदा जो प्रिंसिपल लगना चाहे। भाई इस तरह कहाँ होता है? आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद है। और मैं पिछले दिनों एक फिगर पढ़ रहा था कि पंजाब एजुकेशन के पास जो हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन मिला के जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन है उसके टोटल उसके पास 5 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अच्छा, पूरे पंजाब में, जहाँ पे पूरे पंजाब में 5 लाख से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और आपकी सीनियरिटीज़ भी बेतहाशा पड़ी हो, लोग अदालतों में गए हो सीनियरिटी के लिए लड़ने के लिए कि जी हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, आप किसी को प्रिंसिपल लगाने के रवादार नहीं है और अभी भी आप असातिज़ा से दरखास्तें मांग रहे हैं कि जी आप दें दरखास्तें, हम देखेंगे कि कौन उस पे आता है। यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम खबर डिस्कस कर रहे थे हायर एजुकेशन की, जो कि पैनल ही फाइनल नहीं कर सका और 4 कॉलेजेस जिनमें गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहादत रोड, गुलबर्ग बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज दाता नगर और गवर्नमेंट कॉलेज रायविंड, जहां पर प्रिंसिपल्स नहीं है और इंतज़ामी अमूर का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये बात की और मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो तरजीहात रखी हैं जी कि हमें अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो 19वां ग्रेड, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो 20वां ग्रेड। अब एजुकेशन में 20वां ग्रेड आखिरी ग्रेड होता है और बहुत ही रेयर है कि कोई उससे ऊपर, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं सुनी कि कोई एजुकेशन में होते हुए कोई 21वां ग्रेड ले गया। तो एजुकेशन का 20वां ग्रेड आखिरी ग्रेड होता है। सेकेंडली, इनके पास तमाम अपडेटेड लिस्टें मौजूद हैं, कौन से टीचर्स जो है वो 20वें में है, कौन से टीचर्स 19वें ग्रेड में है। आपने पिक एंड चूज़ करना है और एक अच्छे और जिनकी ACRs अच्छी है, जिनकी काबिलियत अच्छी है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छे कॉलेजेस में उन्होंने सर्विस की है। मतलब इसका मेरिट कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपके पास ऑलरेडी दरख्वास्त मौजूद है। आपने इतना मुश्किल बना दिया कि आप उनके लिए सर्कुलर जारी कर रहे हैं जी तमाम कॉलेजेस में कि कोई है उम्मीदवार, उसके बाद पैनलाइज फाइल करने जा रहे हैं। अकमल सोमरू हमारे साथ लाइन पर मौजूद है और उनकी ये लीड स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम अकमल, क्या हाल चाल है आपके?
जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अकमल, ये आपकी टॉप स्टोरी है और एक अजीब किस्म का इंकशाफ हुआ है कि 4 सरकारी कॉलेजेस, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, प्रिंसिपल ही तैनात नहीं है और हायर एजुकेशन का क्या इंटरेस्ट नहीं है इसमें? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या उनको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कोई काम है जो वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? देखें सिमल, इसमें एक इंतहाई तशवीशनाक बात तो ये है कि इन 4 सरकारी कॉलेजेस में लाहौर के 2 बड़े कॉलेजेस शामिल हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं। जी। एक गवर्नमेंट साइंस कॉलेज भारत रोड और बिल्कुल। दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज गुलबर्ग। ये दोनों इंतहाई अहमियत के हामिल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जो तलबा और तालिबात की तादाद है वो 7,000 से ज्यादा है। अगर दोनों कॉलेजेस की तादाद मिलाई जाए तो ये कमोबेश 14,000 बनती है। ठीक। अब मामला ये है कि महकमा हायर एजुकेशन की जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने जो अजीब काम वो करते हैं हर दफा के जब कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर होता है उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए। और ये प्रोसेस भी बड़ा अजीब होता है। इसमें दरखास्तें मांगी जाती हैं उम्मीदवारों से कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें दरखास्त जमा कराएं, फिर हम एक पैनल बनाएंगे। पैनल बनाने के बाद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इंटरव्यूज करेंगे और फिर हम इसकी तैनाती को हतमी तौर पर करेंगे। अब मामला है कि जब इनको पता होता है किस तारीख को प्रिंसिपल ने रिटायर होना है, अब उसके बावजूद ये पहले प्रोसेस शुरू नहीं करते, तो ये इनकी नाअहली है। और इनको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि 4 सरकारी कॉलेजेस में जब प्रिंसिपल के ओहदे खाली होंगे तो वहां पर इंतजामी मुश्किलात भी पैदा होती हैं, इंतजामी मसाइल पैदा होते हैं। रोजमर्रा की क्लासेस को कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल की अथॉरिटी हतमी अथॉरिटी होती बिल्कुल, है बिल्कुल। और प्रिंसिपल ही उसको कंट्रोल करते हैं। अब प्रिंसिपल ही नहीं होंगे कॉलेजेस में तो आप कैसे कॉलेजेस को चलाएंगे? अच्छा अकमल, इसमें एक और तरीकेकार भी तो डाला गया कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है वो 20वां ग्रेड होगा और जैसे अभी दुरानायाब भी बता रहे थे कि ये हाईएस्ट ग्रेड होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये क्या तरीकेकार है? देखें, ये महकमे ने खुद ही अपना जो है ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि अच्छा। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट का कॉलेज होगा जहाँ पे एमए की क्लासेस भी हैं, वहाँ पर 20वें ग्रेड में जो है वो असातिज़ा होंगे, वो हैल होंगे। अब मसला ये है कि 20वें ग्रेड में असातिज़ा की तादाद इंतहाई महदूद है और खासतौर पर लाहौर जैसे शहर में। लाहौर में पहले ही ये मसला है कि इनके पास सीनियर फैकल्टी का शदीद बहरान है और सीनियर फैकल्टी ना होने की वजह से लाहौर में 28 के करीब ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं जहां पर गुज़िश्ता 10 बरस से प्रिंसिपल तब्दील ही नहीं हुए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इनके पास सीनियर लोग ही नहीं है, ये प्रमोशन ही सीनियर की नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। और इसी क्या तरह प्रमोशन के बाद मराद देनी पड़ती हैं, सहूलियात देनी पड़ती हैं, इसकी वजह से प्रमोशन नहीं करते या वैसे ही काम करने को दिल नहीं करता इनका? नहीं, ये बुनियादी तौर पर जो महकमा हायर एजुकेशन है, इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इन्होंने हमेशा असातिज़ा दुश्मनी का सबूत दिया और असातिज़ा की तरक्कियों में ये रुकावट पैदा करते हैं। ये वोट्स नहीं होने देते, ये उनकी प्रमोशंस के लिए जो एहतियात आती हैं उनकी इवेल्युएशन दोबारा से नहीं करते, ये उनकी लिस्टें तैयार नहीं करते सीनियरिटी की। उसकी वजह यह है कि इनको अगर 20वें ग्रेड में असातिज़ा को तरक्कियां देनी है, हालांकि बजट भी मौजूद होते हैं, सैंक्शन पोस्ट मौजूद हैं, वो वेकेंट पड़ी रहती हैं, लेकिन ये लोगों की प्रमोशन नहीं करते। मैं बहुत सारे ऐसे असातिज़ा को बजाते खुद जानता हूँ जो 15-15, 16 साल से लेक्चरर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा। अच्छा। वो इवन एलिजिबल भी हैं। तो ये महकमे की जो है वो अदम दिलचस्पी और उसके बाद नाअहली है, जिसकी वजह से पूरे तालीमी निज़ाम खासतौर पर हायर एजुकेशन और ये सरकारी कॉलेजेस जो हैं ये बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। डेफिनेटली अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? स्टूडेंट्स, जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं या जिनके लिए डिसीजंस नहीं हो पाता क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ पर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हेड ऑफ द कॉलेज वहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए सिमल, बात यह है कि जब सरकारी कॉलेजेस में आपके सीनियर टीचर्स मौजूद नहीं होंगे, एक्सपीरियंस टीचर्स मौजूद नहीं होंगे, तो फिर जिसका दिल करेगा वो करेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफर करेगी। बिल्कुल। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब सफर करती है तो अल्टीमेटली जब आप ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं तो उनमें वो स्किल्स नहीं होती, उनमें वो लेवल नहीं होता कि जिससे वो इस सोसाइटी के अंदर रहकर कम्पीट कर सके। दूसरा ये है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को हर सिक्योरिटी की मीटिंग्स में बुला लेते हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को कॉलेजों के और तालीमी इदारों की ओवरऑल जो सिक्योरिटी और जो दीगर इंतजामी मामलात हैं उस पर बुला लेते हैं, लेकिन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से ये क्यों नहीं पूछते
कि अगर कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं तैनात हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो वो प्रोसेस को क्यों नहीं इनिशिएट किया जा रहा। और ये प्रोसेस इनिशिएट ना करना और इसको बर वक्त मुकम्मल ना करना, इसमें महकमा हायर एजुकेशन की पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल है। और हमारी ब्यूरोक्रेसी महकमा हायर एजुकेशन की, इसके जो नाज नखरे हैं वो इस हद तक ज्यादा हैं कि ये असातिज़ा से मिलना ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। लेकिन आई वंडर अकमल के सीएम साहब को ये बात बताई भी जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब अच्छा की रिपोर्ट देने में तो बहुत माहिर है, अपने काम में जितने मर्जी नाअहल हों, लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट तैयार करने में मेरे ख्याल से एक से बढ़कर एक जो है वो डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है। सीमल, मैं आपको बताऊं 2012 में वजीर आला पंजाब ने जो असातिज़ा की नुमाइंदा बॉडी है पूरे पंजाब की, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, इसके साथ मुज़ाकरात किए और ये 4 टायर फार्मूला तय हुआ जिस फार्मूले के तहत असातिज़ा की प्रमोशन होनी थी। और इसी फार्मूले के अंदर वजीर आला पंजाब ने इस बात की मंजूरी दी कि पूरे पंजाब के अंदर 10 ऐसे असातिज़ा जो सीनियर तरीन होंगे उनको 21वां ग्रेड दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन अमल दरामद तो नहीं हुआ ना। 4 साल गुजर गए हैं, 4 साल महकमा हायर एजुकेशन की ब्यूरोक्रेसी ने उस समरी को आगे मूव नहीं कराया वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी। बिल्कुल सही। इससे बड़ी नाअहली क्या होगी कि वज़ीर आला पंजाब के अहकाम जो हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अकमल, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो अकमल ने रेस किया। और मेरे ख्याल से हुकूमत को अब सोच लेना चाहिए कि क्या वो जो दावे करते हैं कि एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी है वो असल में है या रियलिटी ग्राउंड्स पर जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ नजर आती हैं। नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी खबर अली रामी की है। पीएचए ने शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट शामिल होंगे इसमें? जी देखें सिमर, बिल्कुल आपको अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसमें था कि पार्कों में कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं ली जाएगी, इसके अलावा पार्कों में कहीं भी पार्किंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। अब जब 2 मेजर रिसोर्सेज इन शहर के पार्कों के ज़ाया हो गए तो उसके बाद अब इस बात पे बहुत ज़रूरी था कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो अपने ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जारी तरक्याती मंसूबे हैं, पार्क्स हैं, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, शजरकारी की जितनी मुहिम है, उनके लिए आपको फ़ंड्स दरकार थे। अब फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इतनी बड़ी अमाउंट पीएचए के पास नहीं है क्योंकि आपके रिसोर्सेज नहीं है, आपको वज़ीर आला के हुक्म पे शहरियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त देना पड़ रही हैं, तो शहर के 5 बड़े पार्क जिसमें जिलानी पार्क है, बागी जिना है, उसके अलावा मीनार पाकिस्तान है, गुलशन इकबाल है और करशी पार्क जो लिबर्टी का है, इनकी रिहेबिलिटेशन, मेंटेनेंस और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है। उसके बाद अगर आप हरबंसपुरा से अगली तरफ जाएं और उसके बाद दोनों तरफ की ग्रीन बेल्टों को देखें जो जल्लो मोड़ तक जाता है, ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर का अच्छा खासा एरिया बन जाता है। तो दोनों तरफ की ग्रीन बेल्टें बहुत चौड़ी और बहुत वसी हैं, उनको दोबारा से सजावट का, उनकी थोड़ी शजरकारी का, लैंडस्केपिंग का, फिर सिटिंग एरियाज़, फूड कोर्ट्स टाइप ये बनाने के लिए भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट पेश किया था, उसके पैसे भी इसके अंदर हैं। फिर ग्रेटर इकबाल पार्क का प्रोजेक्ट चल रहा है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से है, पीएचए का ओन सोर्स नहीं है क्योंकि ये तकरीबन 1 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट है जिसमें मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक मसनूई झील बना के सारा करना है, लिंक किया जाएगा। तो ये तीसरा बड़ा मनसूबा इसमें शामिल था। और फिर जो अपने पीएचए के लॉसेस हैं जी, वो भी इसमें शामिल हैं, जो उनको तनख्वाहों की मद में हो जाता है खसारा, उनको बहुत सारी और चीज़ों की मद में मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस में खसारा होता है। ये तमाम चीज़ें शामिल हैं इस समरी में और ये हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की गई है। और मेरा ख्याल ये 2-3 माह से ये प्लानिंग थी इनकी कि ये मांगेंगे और पैसे इनको चाहिए बहुत ज़रूरी, अगर वो चाहते हैं कि इसी माली साल में जिसमें 30 जून 2016 तक ख़त्म हो जाएगा उसमें इसकी कंप्लीशन चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये पैसे देने चाहिए क्योंकि इनके अपने ओन सोर्सेज नहीं है, ये तो बात है। और जब किसी इदारे के अपने ओन सोर्सेज ना हो इतने ज़्यादा और उनको बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो मुफ्त देनी पड़ रही हों तो फिर उनके लॉसेस भी होते हैं और उनको अपनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए पैसे जो है हुकूमत से वो भी मांगने पड़ते हैं। इसमें वो भी पैसे शामिल हैं जो किसी प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं और उसके 1 या 2% पीएचए को दिया जाता है। अच्छा। जिस तरह सिग्नल फ्री मंसूबा है, इस मंसूबे का 1 और 2% जो है वो पीएचए को दिया जाएगा, जो आपने देखा भी है कि 5-6 मकामात पे उन्होंने बड़ी अच्छी प्लांटेशन की है, तो ये पैसे भी इनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारा सर्कल चलाने अच्छा, मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है और आप तो बहुत क्लोजली पीएचए की बीट भी करते हैं, आप उसको कवर भी करते हैं। जैसे आपको याद होगा मुगलपुरा फ्लाईओवर जब बना, इट्स द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर इन लाहौर, वहाँ पे साइडों पर उन्होंने प्लांटेशन के लिए एक
प्रॉपर जगह भी बनाई जो कंक्रीट से बनाई गई थी और उसके अंदर प्लांटेशन करनी थी और फिर मोटर लगाकर उसका पानी का सिस्टम भी लगाया गया, लेकिन अब जाके वहाँ पर हाल देखें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झाड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह आपकी ये प्रोजेक्ट है, इसके बाद आप चले जाएंगे शुमाली लाहौर की तरफ या आप चले जाए शादरा की तरफ, तो एक खजूर रोड जो है खास तौर पे जिसमें पाम ट्रीज लगाए थे और पूरी ट्री में कोई तकरीबन आप कह सकते हैं 15 से 20 दरख्त थे, बड़े कीमती, अब वो दरख्त भी नहीं रहे और तकरीबन बहुत सारे दरख्त फॉलो अप क्यों नहीं रखा जाता? अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये जो सिग्नल फ्री कोई ये जो जेल रोड का मंसूबा बनाया, बहुत प्यारे ग्रीन चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ अर्सा के बाद उसका कुछ ध्यान नहीं रखा जाए। जी, हमने इस पे एक रिपोर्टर डायरी प्रोग्राम भी किया था और उसमें DGPHS से यही सवाल किया था और हमारा मौजू भी यही था कि क्या सिर्फ लाहौरिये इन VIP रोड्स पे रहने वाले और VIP रोड्स के एरिया में आने वाले वही इस खूबसूरती से महसूस होंगे मुसलसल 24 घंटे 24/7, या फिर उन लोगों का हक भी है जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, वो रायविंड सिटी में रहते हैं, वो शादबाग में रहते हैं, वो शाहदरा में रहते हैं, वो गुजरपुरा में रहते हैं, चाइना स्कीम में रहते हैं, हरबंसपुरा में रहते हैं, लाल पुल पे रहते हैं, फतेहगढ़ में रहते हैं, तो ये वो सारे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे कम से कम उस तरह से प्लांटेशन, उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही जिस तरह से गुलबर्ग की होती है, जेल रोड की होती है, मॉडल टाउन की होती है, फिरोजपुर रोड की होती है, या VIP रोड जो डिक्लेयर्ड हैं जिसमें ख़ियाबाने जिना है शौकत खानम से टुवर्ड्स रायविंड की तरफ, उनकी मेंटेनेंस होती है, तो क्या वहां पे रहने वालों का वो हक नहीं है? तो ये लोगों का थोड़ा सा एक गिल्टी। और फिर मुझे एक और रिजर्वेशन भी है कि अरबों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इन तमाम चीज़ों पर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, फिर उसको छुपाने के लिए जगह जगह सियासी बैनर्स लगे होते हैं, जगह जगह आप पोस्टर्स लगा देते हैं, उन दरख्तों के पास जो पोल्स हैं उसमें आपने फ्लेक्सेस लगाई हुई हैं। तशहीर करनी है या खूबसूरत बनाना है, ये चीज डिसाइड करनी है। देखिए ना, आप माल रोड पूरा जाए तो ढका पड़ा है, और सिग्नल फ्री की भी बात करें तो बहुत देव जो है वो अभी भी बहुत से बैनर्स लगे हुए हैं। चले ये तो हम कहते हैं जी कि आपके एक मेहमान आ रहे हैं, आप उनको वेलकम कर रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए इस्तकबाल के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब 24 आवर्स अगर यही रूटीन रहे, आपके मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ आपकी जो पब्लिसिटी है वो चलती रहे, और पूरी लाहौर के नाल में देखें और माल रोड पे यहाँ पे हमेशा ही हुकूमत पंजाब की कोई ना कोई स्कीम चल रही होती है और कोई ना कोई उनकी तशहीरी मुहिम जो है वो बड़े पैमाने पे चल रही होती है। और यही क्वेश्चन रेज किया गया पिछले दिनों असेंबली में भी कि क्या बताया जाए कि तशहीर जो है वो किसी भी मंसूबे की हुकूमत को कितना इख्तियार है कि वो कितने अरब या कितने करोड़ की कितने करेगी। आखिर कोई तो इख्तियार होना चाहिए, कोई तो दायराकार होना चाहिए कि हुकूमत अपने किसी मंसूबे की इससे ज्यादा जो है वो तशहीर ना करे। तो ये बातें चलती रहती हैं और इसमें खूबसूरती जाहिर बातें मुतासिर होती। जी, हम मज़ीद खबरें डिस्कस करेंगे और अगली हमारी टॉप स्टोरी, शहर में DCO ने बच्चों को कतरे पिलाकर जो है वो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। पोलियो मुहिम का एक मरतबा फिर से आगाज़ हो चुका, नायाब और 4200 टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। बहुत अच्छी बात है और हम इसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि पोलियो जो है वो पहले भी एक हमेशा से ख़ास तौर पे ड्रेनेज सिस्टम में जब सैंपल लिए जाते हैं और इंसानी फजलाजात के जो तसलसल से इसको एक कंपेयर किया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम में उन सैंपल्स को कलेक्ट करके आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस हद तक जो है वो फैक्टर मौजूद है और बहुत हद तक पॉजिटिव आते रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि अब अगर इनकी इतनी काविशें हैं और इतनी कोशिश की गई है और अब अगर सैंपल लिया जाए तो वो नेगेटिव निकलेगा। हम बहुत खुश हैं इस बात पे, पर उम्मीद भी है कि अच्छी बात है कि किसी तरफ भी हमने किसी चीज़ पे काबू पाने की तरफ ध्यान दिया। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि अब इस चीज़ को भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है और थर्ड पार्टी से इवेल्यूएशन करानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि ये 4200 टीमें जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और इनके काम करने से और इनके जो एक्सपेंस एक्स्ट्रा पे किए हैं गवर्नमेंट ने उससे कितना फ़ायदा हुआ है, आपकी कितनी टारगेट ऑडियंस थी, आपके कितने टारगेट थे और उसको कितने हद तक अचीव किया गया और क्या 100% अचीव किया गया, नहीं किया गया। क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे मज़ाहमत भी होती है, इन टीमों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, लोग घरों में नहीं आने देते, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, बदसलूकी भी करते हैं, बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें भी आती हैं और हुकूमत कहीं पे स्टांस ले के किसी प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन और FIR तक भी जाती है। लेकिन ये चीज़ का हल नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो तमाम तर ड्राइव है उसको ब्रेक लग जाती है और जो आपकी टीम की जो आपका हौसला होता है वो पस्त होता है। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ों का एवेल्यूएशन करनी चाहिए और फिर एवेल्यूएट करके थर्ड पार्टी आपको असल मसला निकाल के देगी कि कहाँ पे बहुत हद तक ये कंप्लेन ठीक थी, कहाँ पे रुकावटें आई और किन को दूर किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, DCO साहब खुद जा रहे हैं और आए रोज़ एक एक जगह पे विजिट करके इस चीज़ का तयन कर रहे हैं। टीम बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली भी इनको देखता हूँ कि तमाम असिस्टेंट्स
टीएमओ मेहनत करते हैं, लेकिन जो हर्डल्स, जो नेचुरल हर्डल्स आ रहे हैं, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उनको काउंटर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसको पहले समझना ज़रूरी है, जिसके लिए एवेल्यूशन ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इस्तांबुल के जो है वो मेयर लाहौर आए हुए हैं, पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ तकारीब में उन्हें मदऊ किया जा रहा है और कल रात में जो है वो एक इशाए का भी एहतमाम किया गया था। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये खुशकिस्मती कह लें हमारे आने वाले मेहमानों की, वो इस तरह के हम लाहौरी है और हमारी हुकूमत है, हमारी ज़रूरी इंतज़ामिया है, वो इनको बहुत ड्यू प्रोटोकॉल देती है और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देती है, जो शायद कभी किसी आने वाले वक्त में या माजी में किसी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला किसी मुल्क के या किसी सदर को दिया जाता है। और लाहौर में जब इसका इस्तकबाल किया जाता है तो बहुत हद तक खूबसूरती देखने में आती है। मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क के मेयर को इस तरह का प्रोटोकॉल देना वो एक बहुत शानदार मिसाल होगी जो लाहौर में इस वक्त दिया जा रहा है। वो आपको मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। किसी भी मुल्क के, किसी भी सूबे के एक शहर का मेयर कहीं जाए और इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाए जिस तरह लाहौर वालों ने दिया है, लाहौर के लोगों ने दिया है, लाहौर की इंतज़ामिया ने दिया है और लाहौर के बहुत सारे जो काम इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ भी जिस तरह अब इतलात ये है कि वो इस वक्त टूरिस्ट बस पे सफ़र कर रहे हैं, लाहौर के खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं, मेट्रो बस में सफ़र उन्होंने करना है, तो ये चीज़ें देखिए। कल रात को भी हजूरी बाग में, जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आ रहा था कि हजूरी बाग में एयरपोर्ट से रिसीव करने तक, उनको हजूरी बाग ले जाने तक, हजूरी बाग में इशाइये में वज़ीर आला पंजाब खुद रहे मौजूद। ब्यूरोक्रेट्स की बहुत ब्यूरोक्रेट्स तो डेफिनेटली आपको पता है उन्होंने तो आना ही था, जहाँ वज़ीर आला खुद हो तो वहाँ पे कोई मिस नहीं करता। देखिए फिर वहाँ ब्यूरोक्रेट्स को कोई बहाना नहीं होता, उनको कोई घर की मजबूरी नहीं होती, उनको कोई और मजबूरी नहीं होती, वो वहाँ पे पहुंचे होते हैं। तो इतने वार्मली तरीके से हजूरी बाग में वेलकम करना, जिसमें कभी उसी मुल्क के जिसके वो एक शहर के मेयर हैं, उस मुल्क का प्रेसिडेंट, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की मिसेज वो यहाँ पे डिनर या लंच करके गई हो। अच्छा, ये ताल्लुकात को भी तो जाहिर करता है कि तुर्की से जो हमारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, और जितनी इंस्पिरेशन वज़ीर आला पंजाब तुर्की से खासतौर पर इस्तांबुल से लाहौर के लिए लेकर आए, तो वो चीज़ भी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि बहुत सी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है, बहुत सी। अब बिल्कुल आप इस वक्त सबसे ज़्यादा मेट्रो बस जो है उसका ऑपरेशनल तुर्क कंपनियां कर रही हैं। फिर लाहौर में सफाई 100% दो कंपनियां कर रही हैं, 50% एक कंपनी कर रही है, 50% दूसरी कंपनी कर रही है। फिर बहुत सारे, तो हमारी पुलिस को भी ट्रेनिंग के लिए जो है वो आप देखें डॉल्फिन पुलिस और वो सारी तुर्की उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद अब हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें साफ पानी के और बेहतरी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए, इसके साथ साथ हम जितने भी अब टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बेहतरी है। बहुत सारी चीज़ों में हम उनसे मदद ले रहे हैं, वो हमें मदद दे रहे हैं। कुछ में वो अपना बिजनेस के हवाले से भी सोच के इस मुल्क में आए हैं, लाहौर में काम कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं। और अब देखें, आप लाहौर के बाद मुल्तान और मुल्तान के बाद पिंडी मेट्रो में उनकी दिलचस्पियाँ बढ़ती जा रही हैं और ऑरेंज लाइन में भी किसी हद तक वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, ख्वाह वो सफाई की हद तक हो कि जी ऑरेंज लाइन की सफाई, ट्रैक की सफाई और बाकी चीज़ों का जिस तरह से वो मेट्रो बस का कर रहे हैं, बाकी शहर का कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं। तो लाहौर में लो कॉस्ट हाउसिंग भी उनका एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। और कम कीमत वाले, कम आमदनी वाले अफराद के लिए मल्टीपर्पज़ स्टोरी 4 बिल्डिंग के फ्लैट्स का एक क्यूब बनाना, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पूरे पंजाब में फिर इनका स्कोप है। डेफिनेटली काम तो हमारे साथ कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिस हद तक ये कर रहे हैं शायद ही कोई और कर रहा हो। बिल्कुल ये बात है। अच्छा, पानी की आपने बात की, उससे वासा की अगली खबर है। वासा 1 माह बाद भी काना में सब डिवीजन बनाने में नाकाम और वज़ीर आला के हुक्म पर 10 करोड़ भी जारी हुए, लेकिन कायमा कमेटी ने काम नहीं किया। ये वज़ीर आला का हुक्म तो एक तरफ बात की जाए, ये वज़ीर आला का अपना हल्का है। ये PP 159 वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से खुद रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब है, और ये एक पसमानदा इलाका है। अगर फ़र्ज़ करें मैं बात करूँ कहना और उससे जितनी आबादियाँ साथ हैं, बहुत छोटी छोटी आबादियाँ हैं, उसकी कोई तादाद बनती है 1,86,000 के करीब इफेक्टिव है वहाँ पर मौजूद। 4 यूनियन काउंसिल पे ये एक सब डिवीज़न बनाई जानी थी। इसमें फिर अपना सिस्टम होना था, 4-5 ट्यूबवेल्स होने थे, ड्रेनेज सिस्टम होना था, ड्रेनेज साफ होना था, आपकी पक्की सीवरेज लाइनें जानी थी, क्योंकि अब यहाँ पे गर्कियाँ और होदी किस्म का सिस्टम है, खुली नालियाँ हैं और बड़ा बेयारो मददगार इलाका है। खुले प्लाट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उन गर्कियों और उन खुली नालियों को जो है वो रास्ता दिया जाता है, और वहाँ पे वो सारा आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ पे सारा पानी उगल देता है। कहने का मकसद ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इनसे प्रपोजल ली गई। इन्होंने कहा जी कि हमें तो इस तमाम तर सिस्टम को चलाने के लिए 40 करोड़ चाहिए।
उन्होंने कहा जी, हुकूमत ने कहा कि फौरी तौर पे कितने पैसे, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे 10 करोड़ दें, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिल्डिंग बनाए, कौन से तीर मार लिए 10 करोड़ रुपया 10 लाख लेकर भी भी। फौरी जारी कर दिए गए। और जी इतनी हाई लेवल कमेटी एक सब डिवीजन के लिए, जिसमें ख्वाजा अहमद हसान हो, जिसमें कमिश्नर लाहौर डिवीजन हो, और काम फिर नहीं हो सका, जिसमें DGLD हो, जिसमें MD वासा हो, और काम फिर ना हो, तो मैं समझता हूँ कि 12 तारीख लास्ट डेडलाइन थी और आज 16 हो गई है, तो एक मीटिंग तक नहीं हुई। सब डिवीजन तो क्या खाक बननी है। तो पसमानदा इलाकों में वासा की जो तरजीहात है वो भी खुल के सामने आ गई हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे जो शहर भर में लगी हैं। शामिल करेंगे पहला सेगमेंट बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले आपको सेल्स बताएंगे और शहर भर में सेल्स लगी हैं जी। सबसे पहले पेपरलैंड है, पेपरलैंड पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। पेपरलैंड के बाद दूसरा ब्रांड है हमारे पास डाइनर, और डाइनर पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो K&N's के ट्रेंडर पॉप्स हैं जी। इकोनॉमी पैक रिटेल प्राइस 510, प्रमोशनल प्राइस 469, 41 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और लॉरियल कंडीशनर है जी 175 ml असॉर्टेड, रिटेल प्राइस 249, प्रमोशनल प्राइस 199, 50 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं। बचत बाजार के बाद हम रुख करेंगे ओपन मार्केट का, जहां से हम सब्जियों और फलों की बात करेंगे। हसन अली हमें ज्वाइन करेंगे, शामिल करेंगे आज के भाव। जी, आज के भाव में सबसे पहले हम चलेंगे हसन अली की तरफ, मक्का कॉलोनी में मौजूद हैं। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है? मैं हर रोज़ ये पूछती हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद कहीं कोई कमी नज़र आ रही होगी या सरकारी नेकनामे पर ही अमल दरामद हो रहा हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, और तकरीबन हर सब्ज़ी जो है वो 10 रुपये से लेकर और 30 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो महंगी हो गई है। ताहम अगर बात की जाए सरकारी नेकनामे के हवाले से, तो सरकारी नेकनामे जो है वो रोज़ाना की तरह अभी तक इस इलाके में नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से सब्जियाँ और फल जो है मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इसकी शिकायत जो है वो सार्फिन करते नज़र आते हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में जो सरकारी नेकनामा है वो मुकर्रर वक्त के मुताबिक फ़राहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो सब्जी और फल फरोश हैं वो अपनी मर्ज़ी की कीमतों पे सब्जियां और फल फरोख्त करते हैं, और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, टमाटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है जो कि गुज़िश्ता रोज़ 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, आज वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है अदरक की कीमत की अगर बात की जाए तो अदरक 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, पालक 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, साग जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, खीरा 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लीमू 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, घिया कद्दू 60 रुपये में, जबकि टिंडियाँ जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं, अरवी 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, करेले 200 रुपये में, जबकि भिंडी जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, फलियाँ 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, मूंगरे 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मेथी 40 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च 100 रुपये में, जबकि शिमला मिर्च जो है वो भी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, फूल गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि बंद गोभी जो है वो भी 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, ये शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, चुकंदर जो है वो 80 रुपये में, जबकि गाजर और मूली जो है वो 20-20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात करें तो उसकी भी यही सूरत हाल, और मुख्तलिफ़ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए मुकामी केले की तो मुकामी केला जो है वो 100 से 120 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला जो केला है वो 150 रुपये से लेकर 180 रुपये फ़ी दर्जन तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लाल अनार जो है
वो 150 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद जो हैं वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि फ्रूटर जो है वो 120 रुपये, जबकि किन्नू, माल्टा और मौसमी जो है वो 120 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो बदामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है वहाँ पे सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो सब्ज़ियाँ और फल हैं वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो सकते। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनिथ शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में और मटन है 848 में। बीफ कीमा 540 में और मटन कीमा 967 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 100 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 145 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप चाह रहे हैं तो बेबी बैक्टी है जी 619 में, रहू फिश 349 में, और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो हैं वो हैं जी 294 में। परचून से अंडे 94 रुपये, थोक से 92 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 93 रुपये दर्जन। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे अगले सेगमेंट में टुडेज डायरी। सबसे पहले आपको बताएंगे हुमन जहां लगी हुई है जी 3 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 और 7 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। डेडपूल 4:15 बजे, 8:30 बजे और 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 4:30 बजे और 9:15 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर। द फाइनेस्ट आवर्स सिनेस्टार आईमैक्स में लगी हुई है 5 बजे। सनम रे 2 बजे और 6:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 5 बजे और 8:30 बजे सिनेस्टार में। फितूर लगी हुई है 4 बजे और 10 बजे शबिस्तान में, जबकि 7:15 बजे और 11:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। और हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लाहौरी जो है वो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा नया सेगमेंट होगा और जिसमें हम लाहौर से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन, कोई एक स्पेशल जगह जो है, एक टॉपिक है हमारा आज का और उसके मुताबिक तमाम हिस्ट्री आपको बताएंगे, उसकी तमाम फीचर्स जो है वो आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद कहेंगे स्टूडियो में आपको एक मरतबा फिर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें लाहौरियों को और लाहौर के साथ साथ बाकी लोगों को भी लाहौर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। लाहौर में इतनी तारीखी इमारतें हैं, इतनी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जाए उतना ही टाइम कम है। एक लंबी हिस्ट्री है हमारे शहर लाहौर की और उसको हम डिस्कस करेंगे, शामिल करेंगे अपना ये सेगमेंट मेरा शहर लाहौर। जी, मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है सर गंगाराम। और लोगों को लगता है कि सर गंगाराम जो है वो सिर्फ एक हॉस्पिटल का नाम है और उन्होंने शायद ये हॉस्पिटल बनाया और उसके अलावा जो है वो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो इन पर आज हम बात करेंगे, इस गंगाराम शख्सियत पर हम बात करेंगे कि उन्होंने लाहौर के लिए क्या क्या खदमात की, क्या क्या काम जो है वो यहाँ पर उनके नज़र आते हैं, उसकी एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड है, उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का राव साहब, आज तो हम बात कर रहे हैं सर गंगाराम की। जी, आज हम सबसे दिलचस्प बात क्या है इसकी? हाँ सर, बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि सर गंगाराम जो हैं वो लाहौर के एक मोहसन हैं। हमें सिर्फ उनकी एक हॉस्पिटल के हवाले से सिर्फ पहचान मिलती है। आम लोगों को यही पता है कि उन्होंने बनाया, लेकिन हॉस्पिटल के अलावा उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये कि सबसे पहले तो ये कि उनके बारे में कि इब्तदाई उनकी ज़िंदगी और उन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई और किस तरह से, क्या वो ख़ानदानी तौर पे रईस थे या पीछे से उनके कुछ आबा व अजदाद की तरफ से इतने असासे थे। ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल एक मामूली और गरीब घराने के फ़र्द थे और वालिद इनके पुलिस में मुलाजिम हुए
इनका इलाका जो था वो गंगापुर जो है ये आ जाता है। इस वक्त ननकाना साहब जो ज़िला है वो उसमें आ जाता है ये। अच्छा। तो यहाँ थे, महकमा पुलिस में मुलाजिम हुए, लेकिन उनको कुछ रिश्वत और इस तरह से कुछ ऑफरें थीं कुछ जराइम पेशा अफराद की तरफ से, तो वो उन्होंने ठुकराई और उनको गिरफ़्तार किया और उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एक्शन लिया। अच्छा, उस वजह से उनको जी बड़ा दौलत राम नाम था उनका, और उस वजह से उनको इन तकालीफ और परेशानियों के बायस मुलाजमत से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और एक गाय की कमाई से उन्होंने अपने इस बच्चों को पाला। और इतना तंग किया गया कि यहाँ से वो अमृतसर चले गए। गंगाराम ने जो इब्तदाई तालीम हासिल की है वो अमृतसर से हासिल की। हालात कुछ है जैसे बताया कि ठीक नहीं थे। शुरू में मैट्रिक के इम्तिहान में गंगाराम फेल हो गए थे। अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने बड़ी मेहनत की और रोडकी कॉलेज से इन्होंने फिर इंजीनियरिंग की, और लाहौर में जब ये आए तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज हवेली ध्यान सिंह में चौक नौगदा पीर ये आ जाता है टकसाली के साथ। सही सही। तो वहाँ हवेली ध्यान सिंह थी, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ये 1861 में वहाँ बना था। अच्छा। तो उस वक्त चौथा साल था जब सर गंगाराम वहाँ दाखिल हुए। तो वहाँ से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की और वज़ाइफ हासिल किए। अपने जो वजीफ़ा मिलता था इन्हें उसमें से ये कुछ पैसे अपने घर भी भेजते थे और अपने अखराजात भी पूरे करते थे। जाहिर है कि उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में जो तालिब इल्म पढ़ते थे वो बड़े रईसज़ादों के बच्चे थे, तो ये हॉस्टल में भी उनके साथ नहीं रह सकते थे। इन्होंने लोहारी दरवाजे में एक कमरा छोटा सा वो किराए पे लिया हुआ था, और उसमें उन दिनों में ये उस घर के अंदर एक कुआं था। अच्छा। कुएं के अंदर ये गिर गए थे। तो उस घर के जो मालिक थे भाई कालू राम, उन्होंने इन्हें निकाल लिया था, और बड़े होके शायद अल्लाह ताला ने इनसे ये बड़े काम लेने थे, तो इन्होंने फिर सबसे पहले तो लाहौरियों को जो तोहफा दिया है वो कुएं का सिस्टम ख़त्म करवा के और पानी का जो नल सिस्टम है वो सर गंगाराम की याद है। सबसे पहला अच्छा, मतलब इंजीनियर बने थे और उसके बाद पहला काम उन्होंने जी किया। और उसके बाद ये कि एज ए असिस्टेंट इंजीनियर इनकी तैनाती भी जो है वो लाहौर में ही हुई। तो उस वक्त जो दफ्तर था इनका PWD का, वो जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है इस जगह पे इनका ऑफिस था। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनमें हम ये देखें कि फ्लाई डिस्पेंसरी इन्होंने बनाई। एक इनकी दौरान सर्विस एक इनका मुलाजिम फोत हो गया था ऑफिस का, तो उनकी जो बेवा थी उनके बारे में इन्हें पता चला कि उनके हालात बड़े तंग हैं। उनके लिए इन्होंने एक मशीन, सिलाई मशीन जो है वो लेके दी कि वो घर पे बैठ के और काम करें। फिर इनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा इदारा डेवलप करूं जिससे ऐसी ख़वातीन जो हैं वो काम कर सकें। ठीक। चरखे के ख़िलाफ़ थे सर गंगाराम। ये कहते थे कि एक चरखा जो है वो आइंदा जो वक्त आ रहा है उसमें एक घर की कफ़ालत नहीं की जा सकती, लिहाजा जो है वो जदीद मशीनरी के दौर से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाए। इन्होंने फिर एक मरकज़ बनाया जहाँ ऐसी जो औरतें थीं उनको सिलाई कढ़ाई के काम सिखाए गए। इसी तरह से ये शादियों के हवाले से एक बड़ा हिंदुस्तान में, इस खित्ते में पूरे में एक कंसेप्ट था, ख़ास तौर पे हिंदुओं में, कि जिस बच्ची की शादी तय कर दी जाती थी लड़के से, अगर वो फोत हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी वो लड़की शादी नहीं कर सकती। यानी कि बेवा तो एक तरफ, अगर रिश्ता भी हो जाता था तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इसी तरह से जो बेवा थी वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो सर गंगाराम ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई, और निस्बत रोड पे ग्वाल मंडी में इन्होंने एक 92 रुपये के किराए का मकान लेके 92 रुपीज़ का, और वहाँ ये सिलसिला शुरू किया। वहाँ से शादियाँ करवानी शुरू की, और हर साल ये तादाद जो है 12 से शुरू हुई पहले साल से, और ये बढ़ती गई तादाद। अच्छा। उसके अलावा इन्होंने, इनकी जो रहाइश थी सर गंगाराम की, वो हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो इनकी रहाइश थी। ठीक। वहाँ ये अपनी आखिरी अतिया था इनका जो इन्होंने वो भी डोनेट किया हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, मतलब वो भी दे दिया 6 महीने, वफात से 6 महीने पहले। अच्छा जी। और इनकी पैदाइश जो है वो 13 अप्रैल 1951 को हुई। 1851 को हुई। और उसके बाद इन्होंने पूरी अपनी, जितना इन्होंने अपनी सर्विस से कमाया, और उसके बाद इन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए। इन्होंने कहा कि मुझे ना आप जो बंजर ज़मीन पड़ी है इस इलाके की, आप वो मुझे दें, मैं उसको आबाद करता हूँ। अच्छा। इन्होंने कोई 8000 एकड़ रकबा गवर्नमेंट ने इनको दिया गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा 5000 एकड़ रकबा इन्होंने दिया, उस वक्त ज़िला मिंटगुमरी था,
जो अब डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा आता है, अच्छा, वहाँ इन्होंने जो नहरी निज़ाम था पानी का, हाँ। उसको एक नई जिद्दत दे के उसको इन्होंने एक ऐसा पॉइंट दिया कि पानी को ऊपर ले जाके और फिर उसको नीचे गिराया गया, और वहाँ एक हाइड्रो पावर मतलब जो है ना एक पन बिजली घर बनाया। उससे उस सारे इलाके को सैराब अंग्रेजों के किया। दौरे हुकूमत में उन्होंने ये सारी खिदमत की, और वहाँ फिर इन्होंने ये सारा करके और उस ज़मीन को आबाद किया। उस ज़मीन को क्योंकि गवर्नमेंट से इन्होंने एक वायदा किया था कि इतने अरसे के लिए आप मुझे इसकी आमदन जो है वो मेरे पास आएगी। तो वो जो 8,000 एकड़ जो गुजरांवाला की जगह थी और 5,000 एकड़ ज़िला मिंटगुमरी की, उससे जो फसलें पैदा हुई उनकी आमदन से इनके पास इतना सरमाया आया कि इन्होंने वो जो है तरक्याती काम आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो इस्तेमाल किया। सही। इनके जो कमा रहे थे वो दूसरी तरफ जो है वो मुख्तलिफ मंसूबों में लगा रहे थे। हॉस्पिटल उस वक्त नहीं बना था, लोहारी दरवाजे में पहले इन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाई। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ इमारतें लाहौर की वो डिज़ाइन की। इनकी डिज़ाइन करदा इमारत जो है माल रोड की, जो लाहौर म्यूज़ियम है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, उसके बाद लाहौर GPO है, उसके बाद म्यो हॉस्पिटल, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की केमिस्ट्री डिज़ाइनिंग थी। क्या मटेरियल यूज़ किया गया था कि आज तक जो है वो बिल्डिंग्स वहाँ पर मौजूद हैं और एक शाहकार है लाहौर का, शाहकार हैं, और उनमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया था, धूप, हवा, मतलब इस तरह की सारी चीज़ों का उनमें उनकी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती के साथ इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा गया। अभी भी आप म्यूजियम में चले जाएं, पंखे की हवा आपको ठंडी लग रही होती है सख्त गर्मी में भी। जी, गवर्नमेंट कॉलेज की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री जो है वो इन्होंने डिज़ाइन की। तो इसके अलावा ये था कि इन्होंने ये देखा कि म्यो हॉस्पिटल भी इन्होंने जी। उसके अलावा ये कि इन्होंने जब ये देखा कि कुछ जो अपाहज लोग हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो वो इन्होंने फिर अपाहज आश्रम बनाया रावी रोड पे। अच्छा। और उस अपाहज आश्रम में ही इनकी समाधि जो है वो बनी। समाधि जिस तरह से हम कब्र मुसलमानों की होती हैं, इसी तरह से सिख और हिंदू ये इनके जो प्रामीण लोग होते हैं उनकी ये समाधियाँ बनाते हैं। ठीक ठीक। तो इनका इंतकाल कब हुआ था? हाँ, इनका इंतकाल लंदन में हुआ और 10 जुलाई और 1927 को। अच्छा, 1927 उस वक्त ये लंदन में थे। लंदन में थे, बीमार थे, और वहीं इनका इंतकाल हुआ। वहाँ से फिर इनकी जो थी वो राख जो जली हुई वो लाई गई, कुछ वो बहाई गई अपना गंगा में, और बाकी जो थी वो लाहौर लाई गई। जो है तो लाहौर ला के तो वो फिर जो इनका अपाहज आश्रम था इस जगह पे इनकी समाधि बनाई गई और वो यहाँ दफन की गई। ये 15 अगस्त 1927 को। 15 अगस्त 1927 को, यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था। नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था, अब आके बना। अच्छा, पार्टीशन के हवाले से कभी इनकी कोई कुछ बात हुई कि मतलब इनका क्या ख्याल था उस दौर में, क्योंकि एक तहरीक तो शुरू ऑलमोस्ट हो चुकी थी या नहीं हुई थी? नहीं, तहरीक तो बहुत पहले की शुरू थी, लेकिन ये जो लोग थे जो कुछ इस तरह के फ्लाई काम कर रहे थे, उन लोगों की ज़्यादातर तवज्जो जो थी ना अपने कामों की तरफ होती थी। वो तहरीक में या इस तरह से याद आया 1927 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे पहले भी एक तहरीक जोश व खरोश से चल चुकी थी। हाँ, चल चुकी थी। और ये कि इनकी समाधि है 15 अगस्त को हर साल बैसाखी का मेला इनकी समाधि पर लगता था, जो कि पाकिस्तान बनने तक वहाँ लगता रहा। अच्छा, इनको बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए मुख्तलिफ अदवार में, इनकी खिदमात को उस वक्त भी सराहा गया और आज तक लोग जो है वो याद रखे हुए हैं। हाँ, इनके मुख्तलिफ कामों की वजह से इनको अवार्ड मिलते रहे। एक मैं बताऊँ, आपने नाम सुना होगा फाउंटेन हाउस। फाउंटेन हाउस भी इनका ही बनाया हुआ एक इदारा है। यहाँ इन्होंने बनाया था विधवा आश्रम, जो औरतें, हिंदू और सिख औरतें जो मतलब बेवा हो जाती थी, ये उनके लिए बनाया गया था। अच्छा। तो वो अभी तक कायम है? वो अभी तक उसमें अब फाउंटेन हाउस, हाँ, वो और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ज़हनी मरीजों की एक इलाजगाह के तौर पे। इसी तरह अग्रवाल आश्रम में एक इमारत है। अच्छा। जो PMG बिल्डिंग है लोअर माल पे, उसके साथ वो भी अब तक मौजूद है। फिर उनकी डिज़ाइन करदा जो लाहौर की सबसे खूबसूरत आबादी मॉडल टाउन, जो अब भी एक उन्होंने उस वक्त डिज़ाइन की थी। अच्छा। और ये मेरा ख्याल है कि अब तक उससे बेहतर कोई डिज़ाइन और बड़े आर्किटेक्चरल काम जो है वो उन्होंने किए। हाँ, वो किए। और फिर उसके अलावा ये कि असल में ये यहाँ से इंग्लिस्तान चले गए थे। इनके काम को देखते हुए
इनको फिर मौका दिया गया कि इनको बाकायदा तरबियत के लिए इंग्लिस्तान भेजा गया और वहाँ से ये ड्रेन का सिस्टम और कुछ इंजीनियरिंग की मज़ीद जो है वो चीज़ें यहाँ सीख के आए और इन्होंने इस इलाके में उनको राइज किया। हाँ सही। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये अभी जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है ये पहले स्कूल हुआ करता था और ये भी इन्होंने बनाया ये हाई स्कूल था और ये भी सर गंगाराम का ही स्कूल था और इनके नाम से था। इनके नाम से हाँ, सर गंगाराम हाई स्कूल। और हेले कॉलेज की जो हम बात कर रहे थे वो बैंकिंग और फाइनेंस कैंपस है जो वो इनकी रिहाइश थी। वो वफात से 6 माह पहले इन्होंने वो भी डोनेशन की जगह और उसके अलावा इन्होंने 2 शादियां की थी और 3 बेटे और 3 बेटियां इनसे थी। इनके जो बेटे थे सेवक राम, वो बड़े बेटे वो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहे। अच्छा। उस वक्त जिस तरह से हम MNA मौजूदा है हमारे, उस वक्त मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। तो फिर पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली यहीं पर रही या इंडिया चली गई? नहीं, वो चली गई, वहाँ चली गई और उन्होंने वहाँ जाके हॉस्पिटल इसी तरह से बनाए और सर गंगाराम हॉस्पिटल जिस तरह से लाहौर में है किया जी, इस काम को ही कंटिन्यू रखा। और जो ये हमारा सर गंगाराम हॉस्पिटल है यहाँ अब भी वो एहतियात और बल्कि जो नया ब्लॉक बना है इस हॉस्पिटल का जी, ये भी उनके अतिये से ही बना है और वो भी अभी तक यहाँ पर जो है वो उसको कंटिन्यू रखे हैं। अच्छा, ये जो लोग ये जो कहते हैं कि गंगाराम अस्पताल भी उन्होंने बनाया था नहीं, उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई थी लोहारी दरवाजे के अंदर, लोहारी दरवाजे के अंदर। ये फिर बाद में उनके नाम से उसको डेवलप करके और बढ़ा। जो ये इसके साथ फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, ये बालक राम मेडिकल कॉलेज था। ये इनके एक अजीज़ थे, इन्होंने रिक्वेस्ट करके उनसे फिर कॉलेज तामीर करवाया था। तो वो अभी जिस वक्त पाक तो अभी वो प्रोसेस में ही था, तो इमारत अभी उसकी बन रही थी। तो वो लेकिन अब वहाँ फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, NCA की बिल्डिंग भी इन्होंने बनाई? हाँ, NCA की बिल्डिंग भी इन्होंने डिज़ाइन की। और वो उस वक्त किस पर्पस के लिए थी? उस वक्त म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स था ये। अच्छा। म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स था, यहाँ आर्ट की तालीम दी जाती थी और हिंदुस्तान का सबसे अब भी उसका बड़ा एक अपनी हैसियत है कि NCA की डिग्री को बड़ा ही जो है ना बाहर किसी भी मुल्क में बहुत माना जाता है, बहुत उसको माना जाता है। और लाहौर की जितनी बड़ी आर्टिस्टिक किस्म की वो बिल्डिंग है। हाँ, और ये लाहौर म्यूजियम और NCA एक ही बिल्डिंग बनी थी। एक ही बिल्डिंग। हाँ, ये बाद में इनको अलग अलग किया गया है। और जितनी भी आप ये देखें ना माल रोड की जितनी इमारतें हैं, ये सारी NCA के प्रोफेसर्स या उसके स्टूडेंट्स की डिज़ाइन करते हैं। बल्कि इनके बिल्कुल साथ लाहौर हाई कोर्ट भी तो है। लाहौर हाई कोर्ट भी इन्होंने डिज़ाइन किया, GPO भी इन्होंने डिज़ाइन किया। मतलब वो पूरी जो लेन है, हाँ, वो ये सारी माल की तकरीबन जो है ये सारी मतलब ये सारी इन्होंने, बल्कि जिस वक्त को वायसराय हिंद या कोई इस तरह से शाही अफराद जो हैं वो लाहौर आते थे, तो उनके लिए जो सजावट की जाती थी लाहौर में, अच्छा, लाहौर को एक पूरा जिस तरह से सजाया जाता था, वो डिज़ाइनिंग जो है वो उस वक़्त तो गंगाराम और उस दौर के दूसरे इंजीनियर करते थे, लेकिन अब तक NCA की खिदमात ली जाती हैं। यानी NCA के स्टूडेंट अब तक इस तरह की डिजाइनिंग, अभी आप देखें अंडर पासेस की तज़ीनो आराइश हो रही है और NCA पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कर रहा है। फिर ये रेडियाँ वगैरह मॉडल रेडियाँ बनी हैं, उनमें भी NCA के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। क्रिएटिविटी तो बस चले आ रही है। ये एक सिलसिला जो है बड़े मतलब अरसे से वो एक चला आ रहा है और बड़े ही यहाँ से आप ये देख लें कि पत्थर पे, लकड़ी पे और इस तरह से डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा जो है ना वो काम हो रहा है। एचिसन कॉलेज भी इन्होंने बनाया? हाँ, एचिसन कॉलेज का भी इन्होंने डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन इन्होंने असल में ये इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर की इनकी पूरी असल में ना इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा, इस वजह से कि चीफ इंजीनियर के लिए ये पूरा क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन कुछ महकमाना रकावतों की वजह से इनको प्रमोशन नहीं मिली थी। अच्छा। तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था और कुछ अरसा ये यहाँ से गए भी, मुख्तलिफ रियासतों के नवाब इन्हें अपने पास ले गए और उन्होंने जो अपने महल्लात जो है वो मतलब रेनोवेट किए। अच्छा। और उनमें कुछ तज़ीनो आराइश करवाई, वो इन्होंने करवाई। और बाद ऐसे मौके थे कि वायसराय ने मतलब आना है या कोई ऐसा मामला है, तो उस मौके पे एक कोई रूट को तब्दील कर देना और रातों रात
इन्होंने ऐसे काम करके दिखाए कि जिसकी कोई वजह और- से कोई और इनको सोच कोई नहीं और सकता। नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। राज साहब थैंक यू सो मच। बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे भी शायद नहीं पता थी कि इतनी बिल्डिंग्स जो हैं वो सर गंगा राम ने डिज़ाइन की और इतने काम जो हैं वो उन्होंने लाहौर की खिदमत के लिए किया और नो डाउट वो लाहौरियों के मोहसिन हैं, क्योंकि ये जो एक तारीख जिसका हम जिक्र करते हैं उसमें सर फहरिस्त जो है वो इनका नाम डेफिनेटली आता है। बहुत शुक्रिया आपका। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक भरे हुए और ऐसे ही एक हिस्ट्री से भरे हुए टॉपिक के साथ होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में नेशनल हीरोज़ मौजूद होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वो कौन है, ब्रेक के बाद जानिएगा। रही थी उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको। सबसे पहले मैं जिनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, अभी रिसेंटली वो नेशनल हॉकी टीम के कोच हैं और फिर यंग कोच हों और फिर जब ओलंपियन रह चुके हों, कैप्टन रह चुके हों हॉकी टीम के और अपने दौर में खूब कारनामे किए हों, तो फिर नई लॉट को सिखाने में बहुत आसानी रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सकलैन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब, खुशामदीद कहेंगे और मुबारक हो आपको बहुत बहुत। इंडिया को हरा कर आए हैं, इंडिया की सरजमीन पर आपकी टीम। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। और ये कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक पूरे कौम के लिए खुशी की बात बिल्कुल, है। हमें तो थैंक यू करना चाहिए आपको। नहीं, थैंक यू हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि इसी मुल्क ने हमें जो है वो पहले खेलते रहे इस मुल्क से, अब जो है वो लकीली जो है जो वो खेल रहे हैं उनको सिखा रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं प्लेयर्स को। हाँ। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं खेला भी इस कंट्री के लिए, अब सिखा भी रहा हूँ। तो हमेशा यही कोशिश है और सिखाने के बाद भी गोल्ड मेडल्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं और अपने घर लेकर आए हैं। और उसके साथ मौजूद हैं स्टार ऑफ द गेम जिन्होंने फाइनल में गोल किया और इंडिया को मात दे दी उन्हीं की सरजमीन पर। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस रहमान। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, और ये मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए मेरे साथ साथ, और मुझे बड़ी खुशी है। बहुत खुशी है, हमें भी बहुत खुशी है कि आप सबसे बड़ा सकलन साहब आप तो इससे एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा मैच हमारे लिए, चाहे वो पूल मैच हो, फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, इंडिया के साथ अगर खेल रहे हो तो वो सबसे बड़ा मैच बन जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट जितने भी मीडिया में हमने वहाँ पे पढ़ा, अखबारात में पढ़ा कि हाई वोल्टेज मैच और सैफ गेम जितने भी इवेंट थे उसमें ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट लगभग 170 गोल्ड मेडल की जो है जंग थी उस वहाँ पे और साउथ एशियंस गेम में। और सबसे जो फोकस था वो हॉकी का मैच था और बिग स्टेज था, बिग जो है वो प्रिपरेशन थी और जितना भी क्राउड था और हमारी एक्सपेक्टेशंस था दोनों पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल भी, और जितनी भी पूरी दुनिया की, ना कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जो है उस मैच के ऊपर थी। और बड़ी ऑस्ट्रेलिया से और हॉलैंड से स्पेशली लोग आए हैं वहाँ पे मैच देखने के लिए, कोचेज आए हैं कि देखें कि जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलते हैं तो एक डिफरेंट जो है वो एक कल्चर होता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो है वहाँ पे जो हमने ये साबित किया, प्रूव भी हुई कि मेरा दोनों टीमों में से एक ने जीतना होता है और एक ने हारना होता है, मगर सबसे बड़ा जो हुआ कि गेम ऑफ हॉकी की जीत हुई, हॉकी खेल की जीत हुई। कि इतना ज़्यादा अच्छा मैच हुआ कि 1-0 ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने एक गोल किया और आगे से पाकिस्तान ने वो उसको डिफेंड किया। ये मैं 15-20 साल से कम मैंने नहीं देखा। उसके अलावा जो है वो हमने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने 12 गोल किए और हमें सिर्फ एक टूर्नामेंट में। अच्छा। और ये मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने पूल मैचेस में भी और जो है वो पोजीशनल मैच में भी इंडिया को जो है हमने हरा दिया। तो ये 3-4 नई चीजें आप थी। बातें करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की कि आप यकीन करें, आप तो कोच कर रहे थे, वो लोग खेल रहे थे, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं और इस चीज़ पे आस लगा के बैठे होते हैं कि यार पाकिस्तान जीतना चाहिए, और फिर अवैस साहब ने जो गोल किया, अवैस कैसा लगा गोल करके? गोल जब मैं मैच से ना पहले मैं सैकी भाई के कमरे में गया, सैकी भाई ने मुझे, मैं दरवाज़ा लॉक किया, मैं सैकी भाई पैकिंग कर रहा था, पैकिंग कर रहा था सैकी भाई और सकलैन भाई को। मैंने कहा सकलैन भाई मैं आपकी मदद कुछ करवा देता हूँ। कहते तुझे एक बात बताऊँ? मैंने कहा जी बोले। कहते वजीफ़ा तुझे मैं बताता हूँ वो कर, तू आज के मैच का हीरो है। अच्छा। तो अब बिलीव करें, इसी तरह उन्होंने कहा। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि दुरूद शरीफ दुरूद पाक पढ़ो जिस तरह तुम पढ़ते हो, विज़िट कर रहे हो। मैं कह रहा था या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। मेरी वालदा ने कहा ये करो। इन्होंने कहा दुरूद पाक भी पढ़ो, उसका भी बड़ा, मैं वो पढ़ने लग गया। इन्होंने कहा आज के मैच के तुम हीरो। मैं कहा अच्छा, गोल करो। कहते गोल कर दो आज। अब ऐसे जा, ये चांस बार बार नहीं अवेल होते, तेरा पहला इवेंट इंशाल्लाह देखें। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो बात फील हुआ था कि मतलब अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, पता नहीं मैच में क्या सिनेरियो होगा। मैंने उससे पहले मैच में मुझे चांस दिया सैकी भाई ने और कहते आज तेरे पास पूरा मौका है कर। तो मैंने पूल मैच में बांग्लादेश को भी 2 गोल किए। तो उधर से फिर पहले भी अप्रिशिएट करते थे मेरे सैकी भाई थे, रेहान भाई थे, इरफान हमारा कैप्टन था, इरफान भाई, उन्होंने मुझे कहा कि
अगर तू गोल कर सकता है, तेरे पास स्कोरिंग पावर है, तो टीम में आया है, तेरे अंदर कोई कुछ चीज़ है तो तू इधर तक पहुंचा है, तो तू अब कुछ भी कर सकता है इंशाल्लाह ताला। तू आगे इंडिया को भी गोल करना है। सेकंड मैंने जैसे मेरा दिमाग बनाया, मैं ग्राउंड तक गया, ग्राउंड में 2 मिनट रहते थे, तो स्कलैन भाई ने कहा चल भी तेरा टाइम आ गया उठ। तो मैंने कहा स्कलैन भाई 2 मिनट रह गए हैं, तो ये आप कहते तू अंदर जा। अंदर गया हूँ तो पोल के अंदर बॉल गया है, तो पहले फर्स्ट हाफ का जो टाइम था वो खत्म हो गया, आपने उसमें गोल कर दिया और उसके बाद जो है वो उसको चांस नहीं दिया। सबसे पहले किसकी तरफ देखा था गोल करने के बाद? गोल करने के बाद मेरे आंखों में वो मंजर आ रहा है अभी भी, कि मैं समझ रहा था कि वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, वो मेरी माँ मेरे बाप के उनकी ख्वाहिशात, वो लम्हा कभी नहीं भूलने वाला मैं। और ग्राउंड में मुड़ के आपने स्कलैन साहब की तरफ देखा भाई था को मैंने गले लगा लिया, आपने कहा उम्मीदें लगाई और मैंने गोल कर दिया। मैं स्कलैन भाई को भाग के आगे गले लगाया, स्कलैन भाई कहते रिलैक्स हो जा, अभी अगला नेक्स्ट हाफ पड़ा हुआ है। सही। अच्छा, आपको कैसे उम्मीद थी कि अवैस है? एक्चुअली थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं इसका, कि इसके वाले साहब पुलिस में हैं और हमारे साथ भी हमारे सीनियर्स खेलते रहे हैं। तो मुझे फ़ोन आया इनका जब चैंपियनशिप में ये खेला है, और वसीम फरोज और फरहत खान हमारे साथ सिलेक्शन कमेटी टीम, क्योंकि मैं वहाँ पे था, शहबाज भाई भी थे, तो उसने चैंपियनशिप में भी बड़े अच्छे गोल किए हैं। और इसको जो है वो काफ़ी जो लास्ट फेडरेशन है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, उसमें भी जो है इसको जो है वो नज़रअंदाज किया गया। इस तरह और भी बहुत सी चीजें नजरअंदाज, अलीम बिलाल थे, वो शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट, और सुहेल अब्बास से भी तेज़ उसकी पूछ थी, और उसको भी जो है वो लास्ट में ये कि यार ये बैचेस में करता नहीं। मैंने कहा आपने खिलाया कब है? कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच नहीं खिलाया आपने, अभी ये डोमेस्टिक में खेलते हैं, लर्निंग प्रोसेस है। इसके अलावा जो है वो नईम अख्तर साहब लेफ्ट हाफ है, उनके बेटे तैमूर मलिक, ये तीनों प्लेयर मुझे बड़े पसंद है। मैंने शहबाज भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप दें हमें तीनों के, कम से कम हम नया जो है वो थोड़ा सा अभी चांस लेते हैं, और नए प्लेयर हैं, देखिए लेट डाउन हुए हैं। इसके वाले साहब मुझे फ़ोन आया यार औलाद बड़ी बुरी चीज़ है यार, औलाद के लिए जो है ना वो पता नहीं क्या करना पड़ता है। मैंने कहा आप मुझे फ़ोन मत करें, ठीक है, वो आपका बेटा डिजर्व करता है, अच्छा खेला है, इसने चैंपियनशिप में भी अच्छे मैचेस में गोल किए हैं, क्योंकि ये डी में सेंटर फॉरवर्ड खेलता है। सेंटर फॉरवर्ड का जो डी के अंदर 6 और 8 यार्ड बॉक्स जो करीब बनता है, उसके अंदर इसकी जो है वो टचेस बड़े अच्छे हैं। काशिफ जबाद और रेहान बैटर, इसके अलावा कामरान अशरफ थे हमारे पहले, हसन सरदार के बाद मैंने नहीं ऐसा कोई सेंटर फॉरवर्ड था। शकील अब्बासी वगैरह भी खेलते रहे, मगर ये गोल नहीं कर रहे थे इतने ज़्यादा। कि इस तरह शफकर रसूल भी खेले हैं कि उनके टॉप स्ट्राइकर में गोल नहीं थे, मतलब 100 मैच लास्ट खेला और सिर्फ 3-4 गोल, इस तरह नहीं है। इसके जो है वो शॉर्ट टचेस में बड़ा अच्छा था ये, तो लकीली हमने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क भी किया, उसमें कैंप में भी हमने किया, उसमें जो है इसने बड़े खूबसूरत टच किए और कह रहे बड़े क्लोज मार्जिन से फुल बुलेट हिट आती है, और उसको टच करके इसने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ भी गोल किए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, और थैंक्स इस फेडरेशन का कि आए हैं, इनको यंग टैलेंट को ग्रूम किया है। उसके अलावा अलीम बिलाल देखें कि उसने इतने अच्छे टाइम पे गोल किए और फील्ड में बिल्ड अप में डिफेंस में इतना स्ट्रांग खेला है। और जो लोग कह रहे थे कि यार इसको नहीं आप लें, तो वही जो है लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जो है उससे मौका मिलना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को पावर होनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना यंग कोच हो, यंग प्लेयर्स हो, तो फिर ऐसे डिसीजंस बनते हैं और फिर डिसीजंस के नतायज जो है वो इस सूरत में सामने आते हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ मजीद ज़रूरत है, और फिर वहाँ पर जब इंडिया हार गया तो इंडियन क्राउड का क्या कहना था, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, ये आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन नाज़न, मौसम की सूरत हाल बताना भी बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको मौसम की सूरत हाल बताएंगे। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे 12, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 12 बजे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 18 और 9 बजे 14 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, हाफिज तौसीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। तौसीफ, बताइएगा महकमा मौसमियात क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं वेदर के हवाले से? जी, शहर में मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो धूप निकली हुई है, मौसम खुश्क है, काफ़ी रोज़ से मौसम खुश्क रह रहा है। मौसम खुश्क रहता है, धूप होती है तो टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन साथ साथ जो धूप है उसका लोग भरपूर जो है मज़ा भी लेते हैं। आज भी इसी तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस धूप से, चमकदार धूप से। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि फ़िलहाल बारिश का इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा, मौसम इसी तरीके से खुश्क रहेगा, धूप निकलेगी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा भी साथ साथ। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त और रात के वक्त अभी ठंड बरकरार है, थोड़ा टेम्परेचर नीचे ज़रूर आता है। आज जो कम से कम टेम्परेचर है वो 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर आज 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कल भी इसी तरीके से मौसम खुश्क था, साथ साथ हवा चल रही थी, खुशगवार बना हुआ था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हवा नहीं चल रही, कोई रफ्तार नज़र नहीं आ रही। अगर यही रफ्तार इस मौसम के अंदर 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जाए तो मौसम खुशगवार हो जाता है, ठंड भी बरकरार रहती है और धूप में बैठने का भी मज़ा ज़्यादा आता है। तो महकमे मौसमियात का ये कहना है कि हवा का जो सिलसिला है वो ज़्यादा तो नहीं होगा, अलबत्ता 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़रूर चलने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासुब की बात करें तो सुबह के वक्त
हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम में 40% रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। तो फिलहाल आइंदा आने वाले चंद रोज़ में बारिश का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया तौसीफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सकलैन साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। इंडियन क्राउड वहाँ पर लोग थे और सब था, कैसा रिएक्शन था? नहीं, अच्छा था क्राउड वहाँ का इसमें, क्योंकि 40% वहाँ पे मुसलमान भी थे। अच्छा। ये उसान सूबा है, वहाँ पे गुवाहाटी है, बड़ा एक छोटा सा एक ऑलमोस्ट 80 के बाद जो है ये डेवलपमेंट की साइड पे आया है। अच्छा। ये हाँ, पॉपुलेशन के एतबार से वो क्राउडी था और लोग भी बड़े अच्छे थे वहाँ के। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार दिया वहाँ के अवाम ने। पाकिस्तान जीती है, वेव्स की है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। अच्छा, वैसे आपको फील हो रहा था स्टेडियम के अंदर जब आप खेल रहे थे? क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा साउंड तो इंडिया की आ रही होती है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि इंडिया में मैच हो रहा था, उनको भी सपोर्ट उनको ज़्यादा होगी। पर जितना क्राउड था मैं समझता हूँ हम उतना एंजॉय रहे थे। अच्छा। और ये इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस चीज़ की, क्योंकि उनका क्राउड, वो अगर हारते उनको इस चीज़ का ज़हन पे बोझ पड़ रहा था। हम एंजॉय करके खेले, हम एंजॉय करके, क्योंकि साकिब, मैं वही कहूँगा, मैं पहला इवेंट था, मेरे सीनियर्स जितने भी थे, सकलैन भाई, रेहान भाई और ऑलमोस्ट जितने सीनियर थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा रिलैक्स होके खेलना तूने। और पहली बार मैं इतने क्राउड में खेला। बैक से जब आपको इतनी सपोर्ट मिल रही हो ना, तो फिर आप बड़ा इजी होके खेलते हो कि कोई टेंशन नहीं है, आपने खुल के खेलना है, जैसे खेलना है और वो मारना है। मैं आपको ये कहूँगा, सॉरी मैं बात काटी, नहीं कोई नहीं, बताएं। इस तरह फ्रेंडशिप इन्होंने हमारे साथ की है कि हम हर बात अपनी शेयर कर सकते थे। हमारे मैनेजर थे भंडारा साहब, उनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम उनके कमरे में, सकलैन भाई थे, फ्रैंक थे, रेहान भाई थे, ऐसे होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं डलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी जो दुनिया की वैसे भी अगर मॉडर्न, ये नहीं कि हम सामने बैठे हुए हैं, अगर दुनिया के अगर बेस्ट इस वक्त कोचेज हैं वो अराउंड द 40 ईयर्स इस वक्त दुनिया में किसी भी गेम में। अभी देखिए हमारे लास्ट टाइम जिस तरह के हमारे सीनियर्स ओलंपियंस थे, वो उनके साथ कोचेज थे, अभी तक वो मैं एक फील किया था हमने जब मैं खेलता था कि हम दिल की बातें उनसे साथ नहीं करते, शेयर नहीं करते। उनका एक रोब रवैया कि डिसिप्लिन की, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एक डरा के मतलब प्लेयर्स को ना आप मतलब बिल्कुल। तो फिर आपका ये एक्सपीरियंस भी बड़ा काम आया होगा कि मेरे कोच मेरे साथ फ्रैंक नहीं थे, मैं फ्रैंक इनके साथ हमने मीटिंग्स भी इतनी, सिर्फ ग्राउंड में हल्की सी मीटिंग, ये नहीं कि हमने 5-5 घंटे की मीटिंग कर दी, इनको प्रेशर में ले आए। मैच से पहले हमने 4-4 मीटिंग करके अंडर प्रेशर ले आए। मैंने कहा यार आप रिलैक्स करें, मैच के 4-5-6 घंटे पहले सोचेंगे इनके साथ क्या करना है, अभी फिलहाल आप रिलैक्स करें, नींद पूरी करें आप। उसमें यही था कि ये फील किया हमने कि जो एज का डिफरेंस है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द कोचेस मैनेजमेंट, ये बहुत जो है वो पाकिस्तान के कल्चर में ये चीज़ सूट नहीं कर रही। तो हमारा यही था कि हमके साथ जो है वो बिल्कुल ओपन हुआ, हमने कहा यार आप एंजॉय करें, आप अपनी बेस्ट दे। और इस तरह के पाकिस्तान टीम से जो है वो 3-4 ऐसे प्लेयर्स थे जो बिल्कुल 4-5 खामोश, बिल्कुल कई होते शरारती बोलते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बात आते चाहे जैसा मर्जी हो, तो वो भी बोले हैं वहाँ पे, उन्होंने खुल के बातें की हैं, दिल की बातें भी की हैं। तो हमने कहा यार आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब आपको ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाए तो फिर आप खुलकर बात कर सकते हो और फिर आप रिलैक्स हो जाते हो और वो जो सारी एनर्जी है वो आप अपने खेल में लगा सकते हो। अच्छा सकलैन भाई, ये जो हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, कंपैरिजन में आ जाते हैं, इंडिया का बजट और पाकिस्तान ये है, ये तराजू में अगर देखें तो ये निकलता है। हॉकी को उस तरह से यहाँ पर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, फिर भी हम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। किस तरह से हम इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं? देखिए, अगर ये तो फ्रस्ट्रेशन होती है, अगर हम इंडिया के बारे में सोचेंगे, इंडिया अगर इंग्लैंड के बारे में सोचेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचेगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन होती है इसमें। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है वो डेफिनेटली फंड जनरेट होने चाहिए और प्लेयर को। अभी देखें कि लास्ट जो ओलंपिक्स में इंडिया का जो शूटर था उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और उसको 50 करोड़ रुपए का नाम दिया उन्होंने। तो उसके अलावा जितने भी इंसेंटिव्स हैं प्लेयर्स को, जो जॉब्स हैं, लाइफ सिक्योरिटी है, सबसे पहले इनकी जॉब्स का होना चाहिए। मेरे ये कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो माशाल्लाह खुद भी बड़े जो है वो काफ़ी जुनून रखते हैं। अप्रिसिएशन बिल्कुल भी मिली है उनका, जो है वहाँ पे फ़ोन भी आए हैं उनके, उन्होंने बताया कि आप जो है वो खेलें इंशाल्लाह, आपको बड़ा अच्छा जो है वो बुलाएंगे आपको वज़ीर हाउस। उन्होंने आज अनाउंस भी किया है। तो प्लेयर्स को जो है ऑलमोस्ट पूरी टीम को उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया उनको। अच्छा, पूरी टीम को 1 करोड़ 10 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो एज अ गिफ्ट दिया है और काफ़ी जो है वो खेल कर रखते हैं। और ये मिल जाएगा वैसे? जी बिल्कुल मिलेगा और मिलता है हमेशा जो है। अच्छा। और ये है कि वो काफ़ी, वो खुद भी वो चाह रहे, उन्होंने ये जो है फेडरेशन को लेटर लिखा उन्होंने कि आप बताएं कि आपको 3 सालों में आपने क्या जो है किस तरह हॉकी को ऊपर लेके आएंगे और क्या हम जनरेट करना चाहेंगे। अच्छा, पूरा जो है डेवलप हो रहा है डेफिनेटली जो है वो इस जो है हुकूमत के आने के बाद जो है। अच्छा, हमारे सीएम साहब बड़े एक्टिव होते हैं इन चीज़ों में, फ़ौरन से मुबारकबाद भी आती है, वो इनाम भी अनाउंस करते हैं, उनका कुछ फ़ोन आया या वो एक्टिव हुए? हमेशा वो करते हैं, पहले भी पाकिस्तान टीम के लिए किया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी करेंगे, आई एम श्योर। अभी तक नहीं किया, तो मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि आप थोड़ा सा आपको ना
अप्रिशिएट थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इंडिया को हरा के आई है हमारी टीम और इतना अच्छा माशाल्लाह खेल रही है। आपकी पार्टीशन के बगैर, आपकी अप्रिसिएशन के बगैर जो है फिर ये हमारी जीत अधूरी रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो स्टेप इन कर रहे हैं, खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और इसमें बात करें। अच्छा वैसे आपकी तरफ मैं आऊँगी, आगे के प्लान्स क्या हैं? क्या इसी तरह से कंटिन्यू रखनी है जीत का सिलसिला? मैं कहता हूँ कि हमारा फोकस होना चाहिए ओलंपिक्स, ठीक है। मैंने यही कहूँगा कि हमारा जिस तरह हॉकी है, जैसे अब नई फेडरेशन आई है, इन्होंने शहबाज भाई रिलैक्सेशन मिली है वैसे? बिल्कुल मिली है। आपको नज़र आ रहा होगा नेशनल चैंपियनशिप में आज तक ऐसा आपने नहीं देखा होगा। सब कुछ अच्छी इस तरह की नेशनल चैंपियनशिप मैंने नहीं खेली। पिछली नेशनल चैंपियनशिप पीए की तरफ से मैं खेलता हूँ, ऐसा नहीं हमें मिला, ऐसे जो से अच्छी एनवायरनमेंट ही मिला एवर बेस्ट ये चैंपियनशिप है। तो इस तरह मैं कहूँगा कि लाजमी इंशाल्लाह होगी। ये आपको नजर आएगा, पाकिस्तान बुलंदियों को जैसे पहले छूता था इंशाल्लाह फिर छूएगा। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन ज़कलान भाई, जिस तरह हम एक सवाल में हमेशा लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिस्कशन की थी, क्रिकेट को जैसे फ़रोग दिया जाता है, हमारी नेशनल गेम है हॉकी, उसमें उस तरह उसकी मकबूलियत उस तरह से क्यों नहीं है? बहुत कम लोगों को पता था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच हो रहा है। एक्चुअली अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से देखूं तो क्रिकेट इज कंपैरेटिवली हॉकी जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड। हॉकी जो है, ये क्रिकेट जो है वो सॉफ्ट गेम्स में आता है। अभी ये हॉकी जो क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट फन गेम हो रहा है। जैसे इंडिया में आप देखें हर कोई खेल मतलब लीग होती है, इट्स अ स्ट्रीट गेम कि वो इजी है, समझ आ जाती है। बिल्कुल, प्लेयर्स भी वो खुद में हमारे जो है वसीम अकरम ने भी स्टेटमेंट दी थी कि जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, क्रिकेट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसमें प्रोफेशनल अप्रोच भी है, ऑस्ट्रेलिया की फिजिकल बहुत ज़्यादा है, अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया हुआ है, मगर इसका कभी कंपेयर हॉकी के साथ नहीं किया जा सकता। हॉकी जो बड़ा मुश्किल गेम है और इसमें जो है वो सबसे खतरनाक तरीन गेमों में भी आता है और तेज़ तरीन गेमों में भी दुनिया में शुमार होता है। तो थोड़ा सा इसलिए मेहनत इसमें ज़्यादा चाहिए आपको और फुल एनर्जी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का और जो वक्त की हुकूमत उसका काम है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर भी देखा कि वो क्रिकेट को भी करते हैं और साथ वो अपने जो है बास्केटबॉल को, जो दूसरे रग्बी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इस तरह जो है वो इंग्लैंड में फुटबॉल को ज़्यादा करते हैं, बेसबॉल को जो है अमेरिका में करते हैं ज़्यादा, बास्केटबॉल। क्योंकि इस तरह के हॉकी जो है मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया कि हॉकी को 100% जो है उसको फोकस करें, प्लेयर्स को जॉब दें, फेडरेशन को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर दें कि प्लेयर को जो है नामात की बारिश हो और जो है वो यंग लॉट देखे कि हम जो है वो हॉकी की तरफ जाएं ताकि हमें प्ले द हॉकी एंड सी द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा वैसे ये जो एक नया एक सिनेरियो शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह हॉकी में, और इसमें बहुत ज़्यादा आगे एक खुला मैदान है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हो? मतलब ओलंपिक्स खेलना है सकलैन भाई की तरह, मतलब उनके नक्शे कदम पर चलना है? ज़ाहिर बात है, अपने बड़े को फॉलो करना चाहिए, अच्छे प्लेयर को फॉलो करना चाहिए। बड़ों को तो करना है पर अच्छे प्लेयर को फॉलो करना चाहिए। अच्छा प्लेयर, मेरा जैसे फेवरेट प्लेयर था हसन सरदार, वो मेरी साइड के थे, आपको बताया भी होगा सकलैन भाई ने कि उनके टचेस बहुत अच्छे थे। जी। मैंने शुरू से लेके अब तक मेरा एम था कि मैं भी इंशाल्लाह ताला उनकी तरह जो से अपने आप को परफॉर्म करूँ, उस तरह का बनूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरा अवेल करूँगा। और मैं आपको फिर वही बात करूँगा, हॉकी जो सी है अब बुलंदियों को छुएगी और वो वक्त कहीं दूर नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह। घर वालों का रिएक्शन कैसा था? फ़ोन उसी वक्त आना शुरू हो गए थे? सबसे पहले फ़ोन किसका आया था? जब हम घर आए, मैं इधर कमरे में आया तो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, बैटरी लो। अच्छा। तो मैं बस जल्दी से मैं कहूँ किसी के फ़ोन में सिम डाल के पाकिस्तान व्हाट्सएप या किसी तरह मैं कर लूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने अपनी वालदा को फिर जल्द से फ़ोन किया। मेरी वालदा जितनी खुश थी वो खुशी में रोने लग गई, और उस तरह मेरे भी आंसू निकल आए, मेरे माँ बाप भी रोने लग गए, कहते बस इस इज़्ज़त को संभालना जो है ना वो आगे कायम दायम रखनी। मैंने कहा इंशाल्लाह जी ज़रूर। तो बस फिर ये लम्हा से जल्द पाकिस्तान चले जाएँ अपने भाइयों में, अपने बहनों में और अपने मुल्क के वतन के साथ जो सी सेलिब्रेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। सकलैन भाई, मीडिया का किरदार क्या देखते हैं आप हॉकी के फ़रोग के लिए या हॉकी की प्रमोशन के लिए? देखिए, मीडिया का थोड़ा सा मुझे कंप्लेन थोड़ी सी अभी है कि स्पोर्ट्स चैनल्स हैं हमारे और वो कहते हैं कि पहला हमारा स्पोर्ट्स चैनल है, कोई कहते हैं कि पूरी दुनिया। अब देखिए जो ऐसी लीग्स को जो क्रिकेट के दिखाते हैं आप, जहाँ पे पाकिस्तान का प्लेयर्स भी नहीं खेल रहा होता। वैसे सॉरी कथा कलामी माफ, लेकिन हॉकी लीग के कोई चांसेस हैं, होने चाहिए? बिल्कुल, अभी देखेंगे इतना बड़ा वो भी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो एटलीस्ट जो है वो दूरदर्शन के साथ पीटीवी को करना चाहिए था कि इतना जो है हाइप है। साउथ एशियन गेम में सबसे बड़ा इवेंट था हॉकी और पूरी दुनिया की नजरें थी और स्पेशली जो हाई जो है वो प्रोफाइल लोग बैठे हुए थे, लिखे हुए थे। तो मेरे ख्याल में दिखाना चाहिए उनको और थोड़ी सी प्रमोशन जो है वो मिलनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल प्रमोशन मिलनी चाहिए इसमें। हॉकी का जो मैदान हमारे पास लाहौर में है उसकी रौनकें कैसे बहाल होंगी, क्या करना पड़ेगा?
देखिए जी, उसकी यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आए यहाँ पे। अभी जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अभी आप पूछ रहे थे कि जो है वो लीग्स का जो है वो कर रहे हैं कि अभी काफ़ी जो है वो शहबाज सीनियर जो है उनकी, हमारे जो नए सेक्रेटरी हैं, तो उनकी काफ़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे मैं लीग किसी तरीके से जो है वो लॉन्च कर दूँ इन नवंबर में। तो अभी वो मीटिंग्स भी करके आए हैं दुबई वगैरह में लास्ट इस मंथ में। तो होपफुल है कि पाकिस्तान के खेलों के मैदान दोबारा आबाद हों, यहाँ पे लीग्स हों और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आए ताकि देखेंगे स्पोर्ट। मेरा ख्याल में अभी जो है काफ़ी हमने जो है वो खेल के मैदान अपने वीरान देख लिए, तो अभी जो है वो काम टाइम आ गया कि टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन आपने एक खुशखबरी सुना दी, एक तो प्लेयर्स को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो एप्रिसिएशन मिली, दूसरा आपने बता दिया कि हॉकी लीग होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गुड लक अवैस एंड गुड लक फॉर यू, आपकी टीम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन शॉर्ट टाइम में आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।